नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर फिर एक बार आपसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि आज 65 दिन के बाद कोलकाता से हमने अलविदा कह दिया। दिल्ली की तरफ जा रहे थे। कल आपसे चुनाव का जो अप्रत्याशित परिणाम हम लोगों को लगा, क्योंकि जो हमारा आकलन था उसमें बीजेपी आगे की तरफ बढ़ रही थी और बीजेपी को जीतना हम लोगों को ऐसा लग रहा था, उससे उलट हुआ। ममता बनर्जी पिछली बार से भी बहुत बड़ी ताकत के साथ लौटी संख्याओं के मामले में। इसलिए कल वो सारे कारण हम लोगों ने कोशिश की उनको समझने की, ऐसा हुआ होगा और ये सब कारण रहे होंगे। इसके अलावा कल का दिन बहुत लंबा दिन था। अगर मैं उसको सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक देखूं, बहुत हैक्टिक था, इसीलिए आपके साथ बहुत लंबी बातचीत नहीं हुई। और आज सुबह हम लोगों ने बंगाल छोड़ दिया, तो मुझे लगा कि आज बातचीत नहीं होगी। सड़क के रास्ते जाना 26 से 27 घंटे दिल्ली पहुंचने में लगते हैं और उसमें लिहाजा एक दिन रात को कहीं रुकना होगा। इसी चलते चलते फिर मुझे लगा जिस तरह से कल से हिंसा की घटनाएं शुरू हुई थी, जिस तरह से कल से बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर, दफ्तरों पर हमला, आगजनी शुरू हुई, तो कुछ चीज़ें फिर लगा कि कल शायद वो जल्दबाजी का एनालिसिस हुआ। वो चीज़ें हम लोग जिसको समझने की कोशिश कर रहे थे वो वहाँ मौजूद थी, लेकिन उसको दूसरे नज़रिए से देखा जाना था। इस वक्त सबसे बड़ी खबरें एक के बाद एक आ रही हैं। कल आप अगर मीडिया को भी गौर करें, बंगाली जो बंगाल के वो मीडिया जो एक ख़ास सेक्शन है जो ममता बनर्जी के लिए तमाम चीज़ों को तमाम किसी भी एथिक्स को, जो जर्नलिज्म के एथिक्स हैं, उनको दांव पर लगाता है। दिल्ली में बैठा हुआ एक ख़ास सेक्शन जो कल बेहद खुश था, जिसको लगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के एक नए मायने सामने आए हैं। और मैंने खुद उनको, चूँकि कुछ डिबेट में मैं शामिल रहा, कुछ डिबेट मैंने सुनी, उन सबको उनमें देखा कि किस तरह से पूरी इस हिंसा की, जो ये हिंसा आज हो रही है, उसके बचाव की कहानी कल से शुरू हो गई थी। उन्होंने ये बात शुरू कर दी थी कि किस तरह से बीजेपी यहाँ बांटने वाली राजनीति करने आई थी, उसके दुष्परिणाम निकलेंगे। क्योंकि मैं जब इस पार्टी को, इसको चुनाव कवर करने आया, उस वक्त जो यहाँ के हालात थे उनको मैंने देखा और उनके हिसाब से जो पार्टी जीतती दिख रही थी उस पर बातचीत करने की कोशिश की कि क्यों वो जीत रही है। बहुत सारे लोगों को लगा कि ये पार्टी में बीजेपी का पक्ष या उस तरह का कोई सामने कुछ नहीं था, क्योंकि मैं यह बात पहले दिन से साफ कर चुका कि किसी भी पार्टी का होने से कोई मतलब नहीं। मेरी नज़र में राष्ट्र से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और कोई भी जर्नलिस्ट हो, कोई भी एथिक्स हो, कोई भी आइडिया हो, कोई भी विचारधारा हो, वो तमाम चीज़ें राष्ट्र के सामने जाकर गौण होती हैं। इसीलिए जो यहाँ दिखा उसको मैंने बातचीत करके सुना। लेकिन जब मैं उनकी बातचीत सुन रहा था, यहाँ तक कि एक सीनियर पत्रकार जिसने ये कहा कि वो बंगाल को सबसे अच्छे तरीके से समझते हैं और उन्होंने ये तक बताया कि किस तरह से मुजफ्फरनगर में जो दंगे करा के इस पार्टी ने ये हासिल किया और ये तमाम चीज़ें जो वहाँ दंगा हुआ, वो यहाँ पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और दिल्ली से आए हुए लोग पॉलिटिक्स नहीं समझ सकते। यानी पूरा जोर इस बात पर था। ये मुझे, चूँकि ये डॉट्स हैं जो फीलिंग करने थे और उसके लिए बैठने का समय चाहिए था, लेकिन उतना समय नहीं मिला। लेकिन चलते समय में एक के बाद एक जब घटनाएँ आती रही, क्योंकि लग रहा था कि अब हम लोग कोरोना महामारी और उस सब को जाकर कवर करना है, अपने आप को बचाना है। दिल्ली में जिस तरह का हाहाकार मचा हुआ है, जिस तरह ये महामारी लोगों को यूपी, बिहार में, खासतौर से यूपी और दिल्ली में लाशों के ढेर लगा रही है, शमशानों में लकड़ियां कम पड़ रही हैं, उस पर जो है उनसे अपने आप को बचाना, भगवान के उस पर छोड़ना और तमाम जाकर खबरें, इस सब पर बातचीत थी। लग रहा था कि जैसे बंगाल अगले 5 साल के लिए एक अलग कहानी हो गया। हालांकि कल जिस तरह से नेताओं ने सब उनको बधाइयाँ देनी शुरू की, ममता बनर्जी को, और उन्हीं पत्रकारों ने, जो पत्रकार अभी तक बंगाली अस्मिता, बंगाली भाषा, बंगाली संस्कृति की बात कर रहे थे और वो दिल्ली से आए हुए लोगों को उसको न समझने देने की बात कर रहे थे, और उनकी समझ मतलब इतनी बड़ी समझ है जिसको मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको जो भी आदमी, चाहे वो महाराष्ट्र से आया हो, चाहे वो आदमी यूपी से आया हुआ, जैसे मैं यूपी से हूँ, तो उनको वो हर आदमी दिल्ली से आया हुआ लगा। तो उनकी समझ इतनी देश के लिए है, लेकिन उनको लग रहा था कि वो देश को बांट सकते हैं। जैसे एक महान पत्रकार, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये भद्रलोक के वो लोग हैं जिन्होंने लगातार हमेशा सत्ता का साथ दिया है, हमेशा सत्ता के लिए इन्होंने
जिस तरह का जाल बुना है, मैं जाल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बेहद दुख है। आज लाशें गिर रही हैं, आज लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। पूरे चुनाव में इतनी हत्या नहीं हुई। आप ये सोच के देखिए कि शीतलकुची की उस घटना और सुबह हुए कत्ल में उस दिन 5 वो जो सबसे बड़ी घटनाएं हुई, उसके बाद कोई घटना नहीं थी। आज के डेट में लगभग 6 से 7 कार्यकर्ताओं के हत्याओं की लिस्ट बीजेपी दे चुकी है। और अभी मैं जो खबर पढ़ा, जिसके बाद मुझे लगा आप लोगों से बात करनी चाहिए कि क्यों वो आकलन गलत हुआ और क्या चीज़ हुई, मैं उस खबर को पढ़ देता हूँ जो बेहद दर्दनाक खबर है। और ये खबर से भी मुझे नहीं लगता कि वो जो भद्रलोक के भद्र जन हैं, जिसको पत्रकार में कहना मुझे लगता है कि बड़ा गड़बड़ होगा, लेकिन फिर भी वो लोग जो बैठ के बड़े दम्भ के साथ ये बता रहे थे कि आप नहीं समझते हैं, बंगाल प्यार की बात है, और उनको लगता है बंगाल बांग्लादेश के ज़्यादा करीब है। ये तो और बड़ी चीज़ मुझे कल सुनने में लगी कि नफ़रत कहाँ ले जाती है या चाटुकारिता आपको कहाँ पहुँचा सकती है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश उनके लिए बड़ी चीज़ है, महाराष्ट्र या गुजरात से उनका काम नहीं चलेगा। तो मुझे लगा कि ये एक महासंघ बनाकर उसकी बड़ी बात कर रहे हैं। और बीच बीच में वो अपनी इस बात पर एक बहुत बड़ी चीज़ डिबेट होती है कि बंगाल ने देश के लिए बहुत बड़ी और राजनीति में लीड किया, ये किया, तो इसके लिए कोई फ़ोन करके नहीं आया था। बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ही कड़वी बातें उनके साथ इसलिए करनी थी क्योंकि वो रिकॉर्ड के साथ भी फर्ज करते हैं। वो रिकॉर्ड के साथ इतने सारे जितने जेल में गए होंगे, जितने लोग पूरे 1942 के आंदोलन से लेकर तमाम आंदोलनों में रहे होंगे, उनकी संख्या आप देखना चाहते हैं। जिस देश में बलिदान कितने दिए गए ये देखना चाहते हैं। बंगाल सेपर्स में कितने पूर्व के और उत्तर प्रदेश के लोग थे ये देखना चाहते हैं ये। लेकिन चूँकि वो झूठ में ज़िंदा है, वो यहाँ ख़ास नफ़रत और ख़ास किस्म की एक जो विचारधारा है उसको लेकर वो पूरे देश के खिलाफ खड़ा होने की जो कोशिश थी, जो कवायद थी, ये आखिर चुनाव कल हम लोगों ने कहा किस तरह से ये इमोशनल राजनीतिक इशू पर जीता गया। लेकिन ये सिर्फ बात इतनी नहीं है। मैं आपको फिर वापस वहीं ले जा रहा हूँ कि जब चुनाव प्रचार के दौरान हम नंदीग्राम में घूम रहे थे तो एक केंद्रीय सेवा में एक युवा छुट्टी पर था, तो उससे जैसे बातचीत होने लगी तो उसने जो बात कही वो हमको उस समय समझ में नहीं आई। लेकिन आज जब नंदीग्राम में दफ्तर जलाए गए, कल जब शुभेंदु अधिकारी पर हमला हुआ और आज जिस तरह घरों में लूट की घटनाएं हुई, इतने फ़ोन आ रहे थे नंदीग्राम से। नंदीग्राम में चूँकि हम लोग रह रहे थे तो बहुत सारे लोगों को जानने भी लगे थे और चूँकि बीजेपी के लोग वहाँ बात भी कर रहे थे, उनके अंदर उस तरह से लग रहा था कि जैसे वो जीत रहे थे और उनको बात करते हुए पहली बार देख रहे थे। मैं फिर आपको इस बार बंगाल के मेरे तमाम जो हम लोगों ने एनालिसिस किए थे आपको उन पर जाना होगा और तब मैं देखूंगा, आप देखेंगे कि उनमें से बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एक ख़ास पहलू को हम देखने में गलत किए थे, बाकी तमाम चीज़ें उसी तरफ इशारा कर रही थी जिस तरफ अब ये चुनाव परिणाम गया। जैसे कल की इस जीत के बाद सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी, ऐसे बहुत सारे एडिटर्स देखे होंगे जो ये बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मैंडेट हो गया है और इतना बड़ा मैंडेट है कि हर दूसरे आदमी ने ममता बनर्जी को वोट किया। लेकिन इसके लिए हमको इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाकर देखना होगा कि पिछली बार ममता बनर्जी का वोट बढ़ा था, पिछली बार भी ममता बनर्जी का वोट कम नहीं हुआ था, वो वोट बाकायदा बढ़ा था। उसी वोट में इस बार लगभग 4% की बढ़ोतरी है, 43 पॉइंट समथिंग से 3.5 से 4% की बढ़ोतरी है जो इस बार बढ़ा है, जो 47.93 बैठ रहा है, यानी 48% आ रहा है। अब ऐसे में पिछली बार भी हर दूसरा आदमी जो रहा था वो, लेकिन चूंकि ममता बनर्जी ने सत्ता जीत हासिल कर ली, जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि जब कोई पार्टी जीतती है तो वो फिर कितनी सीटों पर जाकर रुकती है ऊपर जाती हुई तो पता नहीं चलता, उसका असेसमेंट नहीं किया जाता, और जो पार्टी नीचे जाती है उसका असेसमेंट नहीं किया जा सकता। ये यहाँ ममता बनर्जी की पार्टी बहुत ऊपर गई। अब कल लग रहा था कि जैसे ये कारण रहे, महिला मुस्लिम्स और वो सारा उसकी तरफ गया। इस पूरी चीज़ों को हमने कल एनालाइज़ किया था, लेकिन हम एक चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाए जो कि एक बड़ा कारण मुझे लगा है आज जिस तरह से हिंसा हो रही है। याद कीजिए ममता बनर्जी ने बाकायदा एक बयान दिया था जिसमें कहा था 2 मई के बाद जब ये सुरक्षा बल चले जाएंगे तो क्या होगा। मैं उस युवा की बात कर रहा था जो केंद्रीय एजेंसी से था। तो अलग अलग बातें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि एक के बाद एक खबर आ रही है। उस ज़िले में 2 वहाँ हत्या हो गई है। अब जिस खबर की वजह से मैंने आपसे बातचीत करने की मुझे लगा कि गाड़ी में भी आपसे बातचीत करनी चाहिए कि सिर्फ इस समय बंगाल से अभी बहुत नाता है तो बना रहेगा, इसीलिए मुझे लगा कि खबर ये मैं आपको वो खबर जो ये चूँकि बीजेपी के ग्रुप्स में आई हुई खबरें थी और किस तरह से
यहाँ 2 महिलाओं के साथ 2 फीमेल इलेक्शन एजेंट ऑफ तारिक शाह कैंडिडेट नानूर हैज़ बीन गैंग रेप बाई टीएमसी गुंड्स। इसमें टीएमसी के गुंडों पर आरोप लगाया। वन ऑफ देम इज़ मिसिंग, यानी गैंग रेप। अब मैं इसको उस घटना से जोड़ता हूँ जो बायल में हुई थी, जहाँ ममता बनर्जी जाकर उस चुनाव अभियान में जाकर वहाँ बैठ गई थी और वो शुभेंदु के साथ का मामला था। वहाँ आमने सामने इधर से महिलाएं थी जो हिंदू समुदाय से, उधर से जो पुरुष और बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम समुदाय की थी, जिनकी शिकायत पर ममता बनर्जी वहाँ आई थी। जिस तरह की गाली गलौज हो रही थी उसी में उन्होंने मुझे, उनमें से कुछ महिलाओं ने रोक के कहा कि आप सुन रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, तो मैं उस भाषा को समझ नहीं पा रहा था, उस गालियों को। उन्होंने कहा कि वो रेप करने की धमकी दे रहे हैं। ये घटना, उस घटना का उस समय कोई रिलीवेंस हमको समझ में नहीं आ रहा था, चूँकि लगा कि गुस्से में है इधर उधर। लेकिन आज जिस तरह की घटना आपको ये सुनने में आ रही है तो आप चौंक रहे हैं, आपको वो डर महसूस हो रहा है कि किस तरह से वो डर होगा। और हम चूँकि उसको समझ नहीं पाए, या बीजेपी के तमाम लोग जो दिल्ली से आए, जिन्हें 2019 की जीत ने अप्रत्याशित ताकत दे दी, उनको ये सत्ता दिखने लगी, उन्होंने ये गौर नहीं किया कि सुरक्षा बलों के वापस जाने के बाद यहाँ क्या होगा और क्या ये डर काम करेगा। क्योंकि 2019 में 2018 की हिंसा से जो गुस्से में और घबराए हुए लोगों ने कई सारे बंधन तोड़कर चुपचाप वोट किया था, जो चुपचाप कमल छाप का वोट है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी सभाओं में गौर कर बार बार बोल रहे थे। लेकिन वो ये बात समझने में शायद नाकाम हुए कि इस बार उनको, चूँकि 2018 की तैयारी के बाद ममता बनर्जी ने इस टेरर की उसको ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही 2019 में वो जीती तो बूथ के मैनेजमेंट के साथ साथ वो तमाम टेरर उन्होंने क्रिएट कर दिया। और वो बार बार वो लोग जो समझा रहे थे कि जैसे कई बार ये हुआ कि जब आप चले जाओगे तो क्या होगा, सुरक्षा बल तो चले जाएंगे। अब इसको कैसे मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ कि तारकेश्वर में जब हम लोग वहाँ थे तो बीच में खबर आई कि एक जगह बूथ नंबर 52 के कुछ लोगों को उनकी दुकानें तोड़ दी, उनके घरों पर हमला हुआ। हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ 2 दुकानें थी जिनको लूट लिया गया था, जिनको तोड़ दिया गया था, जलाने की कोशिश की गई थी, उनको सब तोड़ दिया गया था। उनको जब हमने समझने की कोशिश की तो वहाँ कुछ लोग ऐसे मिले, युवा, जो वोट देने नहीं जा रहे थे। वो हिंदू हिस्से का वोट बैंक था उसी गांव में, दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक भी था। तो उनसे पूछा कि आखिर आप क्यों नहीं जा रहे, वहाँ तो सुरक्षा बल मौजूद है। उस पर उनका जवाब इतना साफ था, उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल यहाँ से 800 से 900 मीटर दूर जो बूथ है वहाँ मौजूद है, वो गाँव में मौजूद नहीं है। कल जब वो दुकानें तोड़ी गई, जब जलाई गई तो उनमें से कोई नहीं आया। उनको हम कहते भी रहे तो कोई नहीं आया, क्योंकि उनका मैंडेट भी नहीं था। उनको मालूम नहीं था कि सुरक्षा बलों का मैंडेट चुनाव बूथ के बाहर नहीं था। लेकिन उन लड़कों का कहना ये था कि हम इसलिए वोट देने नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमको कल फिर कौन बचाने आएगा। ये वो कड़ी है जो आपको इस हिंसा के सहारे इस चुनाव को हिंसा में जीतने की कोशिश करेगी। जो अगर अब हम वापस जाते हैं तो बीजेपी का लगभग 2.67% वोट कम हुआ, 2.6 से 7 तक। अब ये वोट कौन सा वोट हो सकता है? उसको जिसको यहीं रहना है, जिसका डर है, जिसको मालूम है कि उसके बच्चे, आज वो अपने बच्चों की लाशें लेकर बैठी हुई औरत जो रो रही होगी, क्या उसको ये बार बार ख्याल आ रहा होगा कि क्यों उसने बीजेपी के पास गए? क्या वो अपने आप को बदनसीब महसूस नहीं कर रहे हो? क्योंकि जो बीजेपी की लीडरशिप थी वो उड़ गई, वो वापस चली गई, वो दिल्ली चली गई, वो तमाम जो मैनेजर्स हैं वो सब चले गए। अभी लाशों पर पूरी उन लाशों के लिए वो क्या करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो 140 लोगों के कत्ल हुए, बीजेपी ने जिस रणनीति पर गौर नहीं किया, जो दिल्ली से आए हुए हम जैसे लोग जो तमाम देश को घूम के और उसको सही सही समझ पा रहे थे, यहाँ आके नाकाम होते दिखे, वो ये समझ नहीं पा रहे थे इस बात को कि ये कारण क्या हो सकता है। ये कारण साफ था कि टीएमसी ने 2019 के बाद इस रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने लगभग 140 लोगों को जिनके मारने का आरोप टीएमसी के लोगों पर लगा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के, उस टेरर को क्रिएट करना शुरू किया था। उन गांव-गांव में उस बात को उन्होंने समझा दिया था कि ये तो वापस जाएंगे, ये लोग आपके यहाँ ताकत आपको नहीं रोका सकते। और ये 2.5% कोई बहुत बड़ा इस तरह का शिफ्टिंग नहीं था। लेकिन ये 2.5% इस समय बड़ा होता है जबकि मुस्लिम वोटर आपके साथ लगभग पूरी ताकत के साथ जुड़ गया। कांग्रेस और उसका सफाया हो गया जो सीपीएम है, वहाँ से मुस्लिम वोटर जितना था वो आपकी तरफ शिफ्ट किया, क्योंकि आप उनको एक हिंदूवादी पार्टी से बचाने का दावा कर रही थी। और वो जैसा कि नैसर्गिक है, चाहे मालदा मुर्शिदाबाद में जिस तरह का कालियाचक जैसे दंगे हुए, जिस तरह की चीज़ें हुई, उन सबको जिस तरह का शेल्टर चाहिए वो आपको देने को तैयार थी। और मैं फिर वापस एक बार उन पत्रकारों की तरफ जाता हूं जो भद्र लोग के भद्र पत्रकार हैं, जो अपने आप को तमाम
मतलब जिनका ये दावा है कि बाहर से आए हुए लोग बंगाल नहीं समझ सकते, वो मुझे मानना पड़ेगा कि हम वाकई बंगाल नहीं समझ सकते, क्योंकि इस तरह की राजनीतिक हिंसा अब किसी भी राज्य में ये सोचा नहीं जा सकता। और इस हिंसा की वकालत करने वाले पत्रकार होंगे, ये भी कहीं और सोचा नहीं जा सकता। इस पूरे हिस्से में आप उन घरों में जहां अब आग लगाई जा रही है, आपको मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो इसमें आप देख सकेंगे जिसमें, और आपने देखे भी होंगे, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके घरों में हमले किए जा रहे हैं, एक पूरा जुलूस जा रहा है। आप जुलूस निकल रहे हैं और वो हमले कर रहे हैं। जिस जुलूस को रोकने की बात चुनाव आयोग कह रहा था, अब चुनाव आयोग की भूमिका वैसे ही खत्म हो जानी है। और उसके बाद जिन अधिकारियों को ममता बनर्जी के सामने जाके खड़ा होना है, उनमें से किसी की हैसियत नहीं है। उनमें से कई लोग बात कर रहे हैं कि फ़ोन कर रहे हैं कि हमारे फ़ोन पर नहीं आ रही है पुलिस। और मुझे याद है, मैं जब जिस युवा का जिक्र कर रहा था सेंट्रल एजेंसी के, उसने एक शब्द कहा था कि अगर यहाँ से बीजेपी हार जाती है तो हमको या तो ये छोड़ना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। ये देश, ये हिस्सा एक गृह युद्ध, बंगाल का एक गृह युद्ध होगा। तो हमको लगा कि ये अतिरंजित बातचीत है, जो गुस्से में कही गई बातचीत होगी। लेकिन कल से अब तक इस बात का फीलिंग लगातार हो रही है कि ये बात उस समय से उन वोटर्स को तय थी। लेकिन ममता बनर्जी का जो बूथ नेटवर्क था, अब मुझे लगता है कि ये कहने में मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि किस तरह से जनता के कनेक्ट के लिए उनको याद किया जाता था, और आज वो किस तरह से एक उनके कार्यकर्ता टेररिस्ट की भूमिका में आ चुके हैं। मतलब जिस तरह टेरराइज़ किया जा रहा है। और यही बेसिकल जब जो अगर टेररिज्म की बात की जाए तो कई बार कोई शब्द किस तरह बदल जाते हैं, उसका मायना अगर इसको जो टेररिज्म शब्द है वो जो 1792-94 फ्रांस में कोइन हुआ, तो रेन ऑफ टेरर यानी सरकार का अपने लोगों पर टेरर, यही वर्ड था, इसके मायने यही थे। जिस तरह से क्रांति के बाद इस क्रांति के खिलाफ कोई लोग ना हो, उसके नाम पर जिस तरह गिलोटिन किया गया लोगों को, और उसका वर्ड वो रेन ऑफ टेरर 1792-1794 के बीच के, उसको रेन ऑफ टेरर कहा गया। वहीं से टेररिज्म निकला, और वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। जो एक्चुअली में जो वर्ड टेररिज्म कोइन हुआ था वो आपको यहाँ दिख रहा है, क्योंकि स्टेट अपने ही नागरिकों के खिलाफ खड़े हो रही है। आप उन लोगों को, आपको 48% वोट मिला है, अगर आप गौर करते हैं तो आप ये देखिए कि जब यही जर्नलिस्ट जो आज इस 48% पर सीना फुलाए बैठते हैं, जब ये कहा जाता है कि बीजेपी या मोदी सत्ता में है, तो उस वक्त कहा जाता है कि इतने % लोग आपके खिलाफ थे। तो 52% वोट आज भी आपके खिलाफ है। आप ये देखेंगे किस तरह से इस पूरी मेरे लिए इससे कोई मतलब नहीं कि कोई आदमी किस पार्टी को सपोर्ट करता है, और उसके पास जब वो पार्टी जीत जाती है तो उसको जनता का मैंडेट मिलता है, और जो हमारा संवैधानिक व्यवस्था है उसमें मिल रहा है। लेकिन आपको ये गौर करना पड़ेगा कि इस तरह की हिंसा की इजाज़त आप कोई भी नहीं दे सकता। और आगे की राजनीति की बात आप सोचिए कि किस तरह से यहाँ का मीडिया कल रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था कि ममता बनर्जी अब देश में मोदी के खिलाफ चुनौती होंगी। ये सही बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष को एक चेहरे की ज़रूरत है, एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जिसकी बातों को यकीन किया जा सके। इस वक्त शायद पिछले 6 सालों के वक्त में प्रधानमंत्री मोदी भी अपने सबसे कठिन वक्त में होंगे, क्योंकि उनकी सरकार कोरोना के सामने घुटने टेकती हुई दिख रही है, कहीं कुछ करते हुए नहीं दिख रही है। लोग लाशों के ढेर लगे हैं। अगर आप जाएंगे यूपी में और ख़ास तौर से दिल्ली में, तो आपको भीड़ शमशानों पे मिल रही, शमशानों में लाइनें लग रही, लोगों के नंबर नोट किए जा रहे हैं, वो साफ दिख रहा है। तो ये कोई भी ये अक्षम है इस पर, लेकिन ये सब राजनीतिक तौर पर, इसका फैसला जनता को ही करना है। लेकिन वो लोग जो नफ़रत को ही राजनीति बनाए बैठे या राजनीति के सहारे नफ़रत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इससे कोई मतलब नहीं कि कोई आदमी किस तरह चुनाव जीतेगा। उनको लगता है कि चूँकि ममता बनर्जी ने चुनाव जीता है और मोदी को हराया है, इसलिए अब वो देश की नेता होंगी। वो ये भूल जाते हैं, और ख़ास तौर से वो पत्रकार भी जो बड़ी बड़ी टीवी पर बातें कर रहे हैं और अपने आप को इतना ज्ञान मान रहे हैं कि बंगाल जादू है और बाकी बाहर इससे जादू जो है वो आंवला है पूरी दुनिया, और उसको हाथ पे रख के बाँचते हैं। उन लोगों को ये पूरा का पूरा चुनाव इमोशनल इशू पर लड़ा गया चुनाव, जिसमें ममता बनर्जी की पूरी ताकत इस बात पर रही कि बांग्ला, बिहारी और यूपी के लोग क्या जानेंगे, और बहिरागत हैं, और तमाम चीज़ें उन्होंने बताई, तो उनको देश स्वीकार कर लेगा। मतलब वो इतना जादू है बंगाल में
कि वो दिल्ली वाले आदमी उनके सामने नीचे सर झुका के बैठ जाएंगे कि आप अपने यहाँ बंगाल में बंगाली बोलें, बंगाली अस्मिता बचाएं, लेकिन बाकी आपको सिर्फ बंगाली अस्मिता के नाम पे वोट दे देगा। इस तरह की वाहियात, मतलब जिस तरह की नफ़रत में की गई राजनीति वो साफ यहाँ दिखाई दी। आपने सिर्फ बंगला भाषा, बंगला अस्मिता एक फेडरल स्ट्रक्चर से दूर ले जाने और उस बात को बाई किया, और बाई करने वाले लोग कोई नए नहीं थे, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा जादू नहीं था। मैं फिर अब कह रहा हूँ कि ये जो आकलन थे, हमारे आकलन में मुझे कोई गलती नहीं लगी, क्योंकि ये जो डर और जिस तरह का खौफ पैदा करके आप सोचिए कि किस तरह के दावा किया गया कि ये एक घृणा फैलाने वाली, बांटने वाली पार्टी के खिलाफ जनता का वोट है। बल्कि एक अखबार को आपने पढ़ा होगा कि बंग ऑल, बहुत ही खूबसूरत उसको मोदी के खिलाफ या उसके खिलाफ वो बहुत ही बड़ी हेडलाइन और वो चर्चा का विषय होती है, बनाता है। वो इंक्लूसिवनेस की जीत बता रहा है। यानी आप सोचिए जो मुस्लिम वोट बैंक है पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है, और मुस्लिम इसलिए शिफ्ट हो रहा है क्योंकि उसको एक पार्टी से घृणा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये शिफ्टिंग हार्डकोर मुस्लिम्स का है, जिसमें कट्टरपंथी मुस्लिम्स हैं, जिनके लिए ममता बनर्जी 2019 से, जब ये सत्ता में आई थी 2011 से, ममता बनर्जी इसी दिन के लिए काम कर रही थी। उसको मालूम था कि मुझे जो भत्ता देना, इमामों को भत्ता देना, जिस पर कोर्ट नाराज़ हुए। मतलब आप, मैं जो बातें कह रहा हूँ, कई बार लोगों को लग रहा था कि कल मुझे भी लग रहा था कि कहाँ आकलन में गड़बड़ हुई, क्योंकि, लेकिन वो आकलन में नहीं, वो सीधे तौर पर मुसलमान वोट पूरा का पूरा वहाँ पहुँचता है, और बाकी डरा हुआ वोट वहाँ पहुँच गया, जिनको डराया गया, जिनको टेरराइज़ किया गया, जिनको ये मालूम है कि बीजेपी हमको बचा नहीं पाएगी। 2019 में उन्होंने चुपचाप वोट दे दिया, और बीजेपी के नेताओं को बिना मेहनत के वोट मिल गया उनको। लेकिन वो ये भूल गए कि 2 साल तक लगातार हत्याएं और जो टेरराइज करने का जो प्रोग्राम चला है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। वो 2.5% वोट किस तरह से पूरा समीकरण बदल सकता है, वो ये दिख रहा है। ये बहुत बड़ा चेंज उसमें नहीं आया, लेकिन ये इसलिए चेंज आया क्योंकि इसके लिए पूरी तैयारी की ममता बनर्जी का। इस समय उसकी जो एक बयान दे देना और ये कह देना कि पुराने वीडियो हैं, आप ये सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा। कल जब मैं इसके बाद मेरी बात हुई, अधिकारियों से बात हुई, अलग अलग लोगों से बात हुई, तो मुझे लगा कि ममता बनर्जी कुछ और कर सकेंगी, बेहतर करके दिखाएंगी, क्योंकि इस बार उनको टफ करना पड़ा। अप्रत्याशित प्यार दिया, हमको भी ये लग रहा था कि बहुत ही अप्रत्याशित प्यार दिया, लेकिन अभी डाटा आपको कुछ और कहानी कह रहा है। तो उसमें से एक रिटायर्ड ऑफिसर्स ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि आप नहीं समझ रहे हैं, अभिषेक बनर्जी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का बड़ा चेहरा बन के उभरेगा, क्योंकि लिस्ट तैयार होने लगी होगी और उनको जवाब दिया जाएगा। ये जो उनका मुतालबा था ये सिर्फ उनके लिए था, यानी जो सरकारी अधिकारी हैं उनके लिए ये उसका मानना था कि उनकी लिस्ट बनाई गई होगी। और ख़ासतौर से नागेंद्र त्रिपाठी जैसे लोग जो उस वक्त ममता बनर्जी को बायल वाले में कानून का पालन कराने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट दिखाई दिए, उन सब का क्या किया जाएगा ये वो अधिकारी की बातचीत में पता चल रहा है, जो पूर्व अधिकारी थे और इतना लंबा अनुभव था। लेकिन जनता का क्या इलाज होगा ये उस जनता को पहले से मालूम था, जिसको हम लोग मालूम, क्योंकि ये बात सोची नहीं जा सकती कि आप रेप करेंगे, इस तरह के आरोप सुनते थे, हत्याएं करेंगे। अभी एक के बाद एक, अभी तक की जो लिस्ट है, अगर उस लिस्ट को जो आज जारी की है, अब वो तो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन इस समय कौन लोग, गुंडे लोग किस जल्लूस के साथ कर रहे हैं। हारी हुई पार्टी, बीजेपी के हारे हुए लोग इतने डेयरिंग है कि वो टीएमसी के कपड़े पहन के, टीएमसी के झंडे लगा के, नारे लगा के और दफ्तर फूंकने लगेंगे। ये सीधे तौर पर उस मास मर्डर की तरफ इशारा करता है कि किस तरह से 2024 तक के लिए यहाँ क्या किया जाना है। 2 साल में ममता बनर्जी इतना टेरर पैदा कर देती है, उनके लोग इतना टेरर पैदा कर देते हैं कि पूरी चुनावी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। बीजेपी जिस तरह से बाहर आकर सड़कों पर हवा हवाई उन सब चीज़ों से लग रही थी, उसको ये डर था, वो ये सोच रही थी कि हम लोग सोच रहे हैं कि महिलाओं और उससे महिलाओं की योजनाएं तो पहले से चल रही थी, उनमें से ऐसी कोई योजना नहीं थी जो पहले नहीं थी जिस तरह से। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो महिलाएं उस तरफ जा रही, क्योंकि हमको लगता है कि वो डर उनको ज़्यादा है, उनको मालूम है उनके पतियों को, उनके बच्चों को क्या किया जाएगा। और ये एक नज़ारा है जो दिख रहा है, जिसको कल अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर एक पूरा गैंग सड़कों पर नाचता दिखा। ख़ासतौर से ये तो और भी बड़ी हैरानी की बात होगी अगर हम उनको देखें, राहुल गांधी का बयान देखें या उन तमाम लोगों जिनको यहाँ बुरी तरह हार मिली। मतलब जिस सीट पर हम लोग वहाँ उनको जिन सभाओं पे वो गए थे, मुझे याद है
वहाँ सिलीगुड़ी में उनकी सभा जो नक्सलबाड़ी विधानसभा के लिए, वहाँ जमानतें जब्त हो गई हैं। वो जिस जगह पर हैं उनकी पार्टी कहीं लड़ नहीं पा रही। जब हम लोगों ने, मेरा आकलन आप लोगों ने सुना होगा, आप दोबारा भी जाके सुन सकते हैं, कि दाही में होंगी जिनकी संख्या जमानतें बचेंगी। तो हम उस पूरे नंगे मुस्लिम तुष्टीकरण बेहतर, हत्याएं बेहतर, गैंगरेप बेहतर, और जो घर जलाना, दफ्तर जलाना, ये सब बेहतर, बशर्ते ये यहाँ से किया जाए और वो लोग शांति से अपना देखते रहें। लेकिन इस पूरे मसले में ज़रूर मैं अब वो नाम पढ़ना चाह रहा था जिनके आज की लिस्ट है, जो मर्डर्ड बीजेपी कार्यकर्ता इज इन द लास्ट 24 आवर में है। और अभी ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये थम नहीं रहा है, ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। जिसमें कि एक ये है, जगह दल में है सोआ रानी मंडल, एक महिला है, उनका फ़ोटो भी है। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको एडिट करके डाल सकें। और उसके बाद राणा घाट में श्री उत्तम घोष है, बेलिया घाटा में अभिजीत सरकार है, जिसका आपने फेसबुक लाइव सुना होगा। उसने मरने से पहले, मारे जाने से पहले, कत्ल होने से पहले अपना फेसबुक लाइव किया। उस डर को महसूस कीजिए, उस डर को देखिए, क्योंकि हम लोग उसको एसेस करना चूक गए। हमको लगता था कि 2019 के बाद एक और बदलाव, मैंने देखा होगा आपने बातचीत में लगातार किया, एक जो लगातार हम बोल रहे थे कि जो बदलाव किया गया है, जो चीज़ें आई हैं, वो है कि यहाँ की जनता बोल रही है टीवी पर, और उस जनता को लगने लगा, देश का इतना बड़ा मीडिया आ गया, सब लोग यहाँ हैं, तो उसको लगा कि शायद इसकी राजनीति, बंगाल की राजनीति में वो कत्लो गारत के दिन चले गए। लेकिन जिस तरह से क्लबों को पैसे दिए गए थे, जिस तरह ताकत बढ़ाई गई थी गुंडागर्दी की, और उनके सहारे जो थ्रेट किया गया, जिस तरह से खड़ा किया गया, और जो लोग नहीं माने उनको अब ये जवाब देने, उनको देख रहे हैं। नंदीग्राम में आप दफ्तर जला रहे हो, चूँकि वहाँ ममता बनर्जी हार गई, तो मैं सिर्फ उसको यही कह पाया कि ये पहली किस्त दी है आज नंदीग्राम ने, जो उसको अगले 5 साल तक उतारना है कर्जा, क्योंकि उसने ममता बनर्जी को हराया है, जिनके पास इतनी बड़ी तादाद है गुंडों की कि वो घर जला रही है। मतलब आप सोच के देखिए, वो जुलूस में जा रहे हैं। वो आज आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को, तो इसलिए क्योंकि लोग मोबाइल से, फ़ोन से, कैमरों से बना पा रहे हैं। इससे पहले ये यकीन नहीं हो रहा था, हम लोग सिर्फ सुनते थे। हम लोगों ने 2016 और 2011, 2019 के चुनाव को यहाँ देखा है आके, 2014, 2016, 2019 के लोग बोलते थे, वो कैमरे के सामने बोलते नहीं थे। अचानक ये उसके अंदर ताकत आई, उनको लगा कि एक पार्टी है, वो बोलना शुरू हुए। लेकिन जो काम चुपचाप किया गया है, जो टेरर चुपचाप फैलाया गया, वो सिर्फ 2.5% वोट का टेरर है, क्योंकि मुसलमान पूरी तरह शिफ्ट कर रहा था। और उन्होंने ये बता दिया, ये कई बार हम लोग बातचीत कर चुके थे कि वो पूरा शिफ्ट कर रहा है। तो खैर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो लाशें अभी तक गिरा चुकी हैं ये लोग, जो आरोप है, ये बीजेपी ने बाकायदा लिस्ट जारी की है। श्रीमती सोआ रानी मंडल है, उत्तम घोष है, अभिजीत सरकार है, और होरोन अधिकारी है जो कि सोनारपुर दक्षिण में, और शीतलकुची में मोमिक मोत्रा है। ये एक यंग लड़के को गोली मार दी गई। शीतलकुची वही जगह है, याद कीजिए, जहाँ 4 मुस्लिम युवकों को इसलिए सुरक्षा वालों को गोली चलानी पड़ी, मारना पड़ा, क्योंकि वो हथियार छीन रहे थे। इससे पहले ईवीएम लूट रहे थे और वीवीपैट तोड़ चुके थे, पीठासीन अधिकारी पर हमला कर चुके थे। लेकिन उसी वक्त ये बात वहाँ के लोग कह रहे थे, जब हम लोग गांव के अंदर घूम रहे थे। उसी गांव के अंदर अगर आप जाएंगे शीतलकुची में, शुरुआत में कुछ दलित जो हिंदू घर हैं, उस समय वो वहाँ से निकल कर भाग रहे थे। डर उनके चेहरों पर इतना था कि ये 4 का बदला 40 से लेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं कि ये कैसे उन लोगों का डर सच्चा था। हम लोग उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। और ये जो हिंसाएं थी, जो 2019 से 2021 के बीच में जो हिंसा की गई, उस हिंसा का फ़ायदा लिया उसने, बजाय इसके कि सुरक्षा बलों के सारे। चूँकि बीजेपी की जो लीडरशिप थी, वो स्थानीय लीडरशिप यहाँ नहीं थी। मुझे लगता है कि उसके साथ किस तरह का कंट्राडिक्शन रहा होगा या किस तरह उन्होंने किया होगा वो, लेकिन उस लीडरशिप को मालूम था। आज आपने जब ट्वीट देखा होगा, जो कल सबसे बड़ा ट्वीट मुझे लगता है बाबुल सुप्रियो, जिसने क्लैरिटी के साथ कहा, उसने कहा कि ये जनता हिंसा, क्योंकि आप इस हिंसा को जायज़ ठहराते हुए, एक पूरा वर्ग है पत्रकारों का, जो कोलकाता में बैठे हुए पत्रकार हैं उनमें, और बहुत सारे ऐसे पत्रकार उनमें से ऐसे जिनमें गीध और उनमें अंतर नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वो इस हिंसा को जायज़ ठहराते हुए दिख रहे हैं, और उन्होंने इस हिंसा को हमेशा जायज़ ठहराया है। और फिर यहाँ भोलपुर में है गौरव सरकार, यानी ये लोग 6 हैं जिनको अब तक मारा जा चुका है। उनको राणा घाट में, ये इसमें है, नानूर वाले में मैं आपको बता चुका, 2 महिला उनके साथ गैंग रेप की बात की जा रही है, जिसमें से एक अभी मिसिंग है। इसके अलावा
मोलेस्टेशन हुआ है। बीजेपी के 16 कार्यकर्ताओं हैज़ टेकन प्लेस इन 12 विलेज ऑफ नानूर में। ये किस तरह की राजनीति ममता बनर्जी यहाँ कर रही हैं, और इनकी इस राजनीति को देश की राजनीति का चेहरा बनाने वाले उन पत्रकारों से ये निवेदन है कि कम से कम एक अपील आप अपनी मुख्यमंत्री से या अपनी अभिव्यक्ति की जिसको अब आप चैंपियन दिल्ली में ले जा रहे हैं बना के, उनसे करा दी जाए कि इन बदनसीबों को माफ़ कर दीजिए जो दिल्ली से आए हुए मीडिया या दिल्ली से आए हुए हवाई जहाज में बैठ के आए हुए उन नेताओं पर बेचारे यकीन कर बैठे कि बंगाल में भी बदलाव आ गया है। बंगाल की राजनीति अब हिंसा की नहीं होगी। बंगाल की राजनीति में जो 34 साल तक वामपंथ ने कहर बरपाया था, जिसको बहुत बढ़िया आधुनिक हथियारों के तौर पर ममता बनर्जी ने जिसको धार दी है, शेप दी है, और मुझे लगता है कि अभिषेक बनर्जी उसको एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। तो प्रशांत किशोर की रणनीति क्या रही होगी, ये तो चूँकि टीवी पर बैठकर बड़ा चेहरा हो गए हैं और तमाम लोगों को लग रहा होगा कि ये एक नया अल्टरनेट पॉलिटिक्स है, लेकिन ये पॉलिटिक्स सिर्फ हिंसा और उस पूरे डर की है जो यहाँ अब फैलता हुआ दिख रहा है। ये डर उनको पहले से था। जो लोग यहाँ के थे, हम लोग उनको शायद नहीं समझ पाए कि किस तरह से उनका डर इतना बड़ा था। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि इस सीट वाइज हम लोग एनालाइज़ करेंगे, लेकिन उस सीट वाइज एनालाइज़ करने में बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं दिखता, क्योंकि जहाँ अभी जिन लोगों ने बीजेपी को, क्योंकि अगर हम ममता बनर्जी का पूरा प्लान देखते हैं तो 2024 तक ममता बनर्जी इस खौफ को, इस डर को बाकायदा बरकरार नहीं रखेगी, इसको और ऊंचाई पर लेके जाएगी ताकि यहाँ से बीजेपी की कमर तोड़ी जा सके। 42 सीटों में से 18 पर जो जीत हुई थी उसने ममता बनर्जी को काफ़ी क्षुब्ध भी किया था, और यहाँ जिस तरह की विंडिक्टिव पॉलिटिशियन वो हैं और जिस तरह का उनको लूज़ एंड उन्होंने छोड़े थे, जिसको उन्होंने बाद में कसा, उन लूज़ एंड में सबसे बड़ा काम डर था। अगर आप ईस्ट मिदनापुर और वेस्ट मिदनापुर की उन 31 सीटों को देखें जहां सिर्फ एक पर फंस के रह गए शुभेंदु अधिकारी, बाकी सबको उस डर ने, उस तनाव ने, यकीनन चूँकि हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन हर आदमी ये कह रहा था कि अल्टीमेटली ममता बनर्जी किसी भी तरह लोगों से ले लेंगी वोट। तो मुझे लगता है उस 2.5% वोट जो बीजेपी का डर का वोट गया, इसके अलावा जो मुस्लिम वोट है वो एक बूस्ट हुआ। इसके अलावा आप देखिए कि किस तरह से इसको एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी, जो पूरी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर खड़ी हो, जिसको वोट बैंक में 48% अगर उसको वोट मिल रहा है, उसमें से 30% एक तरफा वोट अगर है, तो वो सिर्फ 18% की पार्टी है। 70% लोगों में से उसको सिर्फ 18% लोगों ने वोट किया। उसके खिलाफ एक बड़ी आबादी बैठती है, अगर इस तरह आप देखते हैं वो 52% बैठ जाती है, तब आप उसको कैसे देखते हैं? ठीक 52% वोट आपके अगेंस्ट खड़ा है, और वो वही वोट है जो हिंदू वोट आपके अगेंस्ट खड़ा है। इसका मतलब, क्योंकि मुस्लिम वोट आपके पास है, आपने मुस्लिम वोट के लिए 2011 से काम शुरू किया था, वो शायद इसीलिए था जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, और उसके बाद आपने बाकी सब डर से हासिल किया। तो मुझे आज ये हिंसा का दौर अभी आगे चलते रहने वाला है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग शायद इसमें जिनको जाना होगा, मुझे लगता है कि कोरोना की मार के वक्त में ऐसे लोग, ये तो बहुत छोटी बात है कि उनको बेड्स नहीं मिलेंगे, उनको सिलेंडर्स नहीं मिलेंगे ऑक्सीजन्स के, उनको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, उनको आईसीयूज़ नहीं मिलेंगे। ये तो बहुत छोटा डर है, क्योंकि ये डर हमको जब वो वोट में लगे हुए बता रहे थे तब हमको लग रहा था कि ये ज़्यादा डर रहे हैं और शायद ज़्यादा एग्जिजरेट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की हिंसा का आबाद, जिसका नेतृत्व किया जा रहा है, जिसको उनकी लीडरशिप जिसको उकसा रही है, बदला लेने के लिए तैयार कर रही है, वहाँ ये बहुत छोटी सी बात होगी कि वो उनको बेड ना दिया जाए, उनको हॉस्पिटल तक ना जाने दिया जाए। मुझे लगता है कि पुलिस उनकी सुन नहीं रही है, तो डॉक्टर कैसे सुनेंगे? ये तमाम चीज़ें यहाँ इस समय बंगाल के लिए बड़ा कठिन वक्त होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने एक तानाशाही के आदेश को, और जिसको कि पूरा देश का जो मोदी से घृणा करने वाला गैंग है, क्योंकि मुझे कोई सहानुभूति किसी पार्टी से नहीं है, मैं पार्टियों को उनके काम के आधार पर देखता हूँ, लेकिन एक गैंग है जिसके पास ये कटोरा लेकर हाथ है कि वो हर हालत में उसको किसी भी हिस्से में, उसको राजनीति या सच्चरित्र का नाम नहीं, ये सिद्धांत है जो गहना ओढ़े घूमता है, उसको सिर्फ नफरत से मतलब है। उनको ये इनमें से एक भी घटना सच नहीं लग रही होगी, बल्कि उनको लग रहा होगा कि ठीक है, इसका जवाब दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों ने, उन बदनसीब लोगों ने इनका कहना नहीं माना। क्योंकि ये लोग जो कहते हैं वो सुन नहीं रहे हैं। आप डेरेक ओब्रायन जैसा आदमी ये समझाता है कि पत्रकारिता कैसे होगी, उसको ये समझ में नहीं आता कि ये हत्याएं कैसे रुकेंगी।
ये साफ तौर पर एक तरह से जिस तरह का हम लोगों ने कम्युनिस्ट शासन देखा था, ये उसी का रूप है, उसी का तरीका है, उसी का तौर है। और ये जो हार की जो गणनाएँ हैं, जो गिनतियाँ हैं, वो यकीन न दिला पाने की वो अनुशंसा है। और मुझे लगता है कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है उसका ये समझने का कि बाद के इस डर को वो कैसे काट सके, ये उनकी कमज़ोरी रही। अब शुभेंदु के साथ क्या हो सकता है, ये मुझे लगता है कि ये देखा जाने वाला विषय होगा कि बीजेपी हाईकमान क्या करता है। सिर्फ एक MHA का एक रिपोर्ट मांग लेने से कुछ होगा, मुझे तो लगता नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी जब यहाँ बैठी हुई है, कह रही थी 2 मई के बाद जब ये चले जाएंगे तब क्या होगा, तो आप तब कुछ नहीं कर पाए, आज वो क्या करेंगे। तो इसका मतलब एक काला हम लोगों को एक भविष्य दिख रहा है जो वहाँ होगा। आज के लिए इतना ही। कल अगर समय से घर पहुँच पाया तो फिर आपके साथ बहुत सारी बातों पर और कल तक। लेकिन बस अब यही प्रार्थना करते हैं कि बंगाल के लोग इस हिंसा से बचे रहें और मुझे लगता है कि सद्बुद्धि आए उन गुंडों को जो उन घरों तक पहुंच रहे हैं। और या फिर हम जैसे लोग एक इल्ज़ा करते हैं कि इन बदनसीबों पर रहम कीजिए, माफ़ कर दीजिए, इनकी गलती माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इनको लग रहा था कि इनके लब आज़ाद हैं। नमस्कार।